हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे, इस लॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंता रहती है आप लोगों की कि आप लोगों की इस लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है इसको कैसे पूरा किया जाए। आप लोगों को लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा कठिन है, तो हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं आज से कि आपको फ़िज़िक्स सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगा। आपको फ़िज़िक्स पढ़ने में आनंद आएगा। सारे कंसेप्ट इतनी सरल भाषा में, इतने इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा कि आपको कहीं और ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको किसी दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। तो आज से इंटरमीडिएट फिजिक्स की जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला भाग आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है अध्याय फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को समझने से पहले हमको ये समझना है कि हमारा सिलेबस कितना है। हर बच्चे की एक ख्वाहिश रहती है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में हर सब्जेक्ट में 95% मार्क्स कम से कम लाए, और उसकी इच्छा तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 95% मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेन चीज़ है कि सही डायरेक्शन में स्टडी करना। हम भटकते रहते हैं, इसलिए हमारा भटकाव हो जाता है, लेकिन हमको भटकना नहीं है। तो सबसे पहले हमको सिलेबस देखना है कि सिलेबस है कितना। देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जैसे कि हम आज से जो शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें केवल ओनली आपका इंटरमीडिएट फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। पूरा फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, केवल इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और कुछ भी नहीं पढ़ना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट जो फिजिक्स का है उसमें लाइट, न्यूक्लियस और आपके स्पेक्ट्रम है, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी फर्स्ट पार्ट में दो भागों में बांटा गया है आपके कोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कितने? दो भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहते हैं स्थिर वैद्युत की, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत और स्टैटिक्स मतलब स्थिर अवस्था। स्थिर वैद्युत की का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट, मतलब जो हमारा चार्ज होता है, आवेश होता है, वो एक रेस्ट पोजीशन में होता है, मतलब स्थिर अवस्था में एक पोजीशन पर रहता है। और आप लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका एक अपना स्वयं का एक वैद्युत क्षेत्र होता है, और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर अन्य न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जाती है तो उसको एक फोर्स का अनुभव होता है। तो उस फोर्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ है, गॉस का लॉ है, और आपके संधारित्र है, इसके बाद आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आएगा? जो गतिक बहुत वैद्युत की है, इसमें चार्ज इन मोशन, मतलब इसमें चार्ज एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, इसमें वो मूव करने लगता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने लगता है, और इसको कहते हैं चार्ज इन मोशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें हम वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, EMI, AC DC करंट के बारे में पढ़ेंगे, सेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना हमारा कोर्स है, कोई ज़्यादा कोर्स नहीं है,
जिससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है, और बड़े ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको मेरी क्लास में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा जो पहला अध्याय है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो हमारा क्षेत्र आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, हमारा लेसन का नाम है तो इसको वैद्युत आवेश को ही हम पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या आखिरकार, इसको समझेंगे। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। हमको इसमें नहीं जाना है कि वैद्युत आवेश कैसे पता चला, कब इसकी खोज हुई, कि 2500 ईसा पूर्व यूनान में थेल्स नामक एक दार्शनिक थे, उन्होंने अंबर को उनसे रगड़ा तो आवेश, एक फोर्स का अनुभव हुआ तो पता चला कि आवेश उत्पन्न होता है। तो ये इतिहास में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो इतिहास से नहीं पूछा जाएगा। हम मेन डायरेक्शन में नहीं जाकर हम दूसरी डायरेक्शन में भटक जाते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो हमको सही डायरेक्शन पकड़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं उसको ध्यान से समझें कि आखिरकार वैद्युत आवेश रियलिटी में है क्या। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, मतलब एक क्वालिटी है, क्योंकि जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसको एक फोर्स महसूस होता है। जैसे कि आपको बता दें कि वैद्युत जो आवेश है वो दिखाई नहीं देता है, वो केवल महसूस फील किया जा सकता है। जैसे कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें चार्ज है, अगर हम उसको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, तो हमको या तो झटका लगेगा या तो उसमें चिपक जाएंगे। झटका लगा मतलब हमको प्रतिकर्षण बल, रेपल फोर्स का अनुभव हुआ है। अगर हम उसमें चिपक गए हैं, अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव हुआ है, मतलब हम उसमें आकर्षित हुए। तो दोनों बल हमको महसूस हो सकते हैं। तो ये हमारी चार्ज की डेफिनेशन है। वैसे और भी डेफिनेशन होती है कि 1 सेकंड में जितनी भी धारा प्रवाहित होती है उसको भी हम आवेश कहते हैं। तो लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपकी जो आवेश की परिभाषा है वो यही है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला है Q = IT। अब इसके आधार पर ही परिभाषा जो बनी है वो बताई थी हमने कि 1 सेकंड में प्रवाहित धारा को भी हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो Q = IT। अब आवेश का मात्रक क्या है, विमा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का SI मात्रक तो कूलाम होता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जो हर जगह आपको यूज करना है। लेकिन एक दूसरा मात्रक भी होता है Q = IT होता है। तो जहां I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और T समय है, और T समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड इसका एक मात्रक ये भी हो गया। अब इसकी विमा निकालना है। तो देखो, आपको एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट फिजिक्स में आप लोगों की बहुत सारी, हर लेसन में कई जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी विमाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और वो आप लोग याद करेंगे भूल जाएंगे। तो मेरा पहला फोकस यही रहता है कि आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। और विमा खास तौर से कभी याद नहीं की जाती है। चाहे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो फर्स्ट ईयर हो चाहे इंटर हो, कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको कोई भी विमा याद नहीं करना है। विमा हमेशा केवल फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने के डबल फायदे हैं, एक तो विमा निकल आएगी, एक तो मात्रक भी निकल आएगा, और एक ट्रिपल फायदा ये भी है कि उससे आपके सवाल भी हल हो जाएंगे। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रटने से अच्छा है कि हम फॉर्मूला याद कर लें अगर हम विमा याद करते हैं। तो अब आपका जैसे कि वैद्युत आवेश की विमा Q = IT होता है। तो I की विमा होती है A, T की विमा T,
तो Q इक्वल A इंटू टी करेंगे तो AT आ जाएगी। तो आवेश की विमा क्या होती है? AT। ये याद रखना है आपको। अब आते हैं कि वैद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम। कूलाम क्या है? वैसे तो हम जानते हैं कि कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ। तो एक कूलाम क्या है? जी आवेश की मात्रा है। एक कूलाम क्या है? आवेश की मात्रा है, या हम इसको आवेश का मात्रक भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जी अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है। एक कूलाम की परिभाषा 1 नंबर में आई है। तो एक कूलाम वह आवेश की मात्रा है, एक कूलाम वह आवेश की मात्रा है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने में उत्पन्न होता है। मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा किसी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में अगर हम 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा फ्लो कराते हैं, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराते हैं 1 सेकंड में, तो जितना चार्ज उत्पन्न होगा वो हमारा 1 कूलाम होगा। अब आते हैं, ये हमारा हो गई वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, वैद्युत आवेश की विमा क्या है और 1 कूलाम क्या है। आज हम आवेश के ही बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आवेश की और धारा की दिशा क्या है, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि सवालों में दिशा भी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी पूछ ली जाती है। तो आपको बता दें कि जो वैद्युत आवेश है, जो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस के होते हैं और जो माइनस के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको बता दें कि माइनस से प्लस की ओर वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमेशा जो चार्ज है, आवेश है, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और ऋण आवेश। अब धनावेश है, ऋण आवेश है, तो आपको इनकी क्वालिटियों के बारे में आप बता दें कि जो धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। 2 प्रकार का चार्ज होता है, आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास में लाते हैं तो रेपल फोर्स लगता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और माइनस के चार्ज अगर हम पास में लाते हैं तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी दूर दूर हटेंगे। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज अगर पास में आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि 2 चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जब 2 पॉजिटिव चार्ज को पास में लाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब दूर दूर हटते हैं। इसके बाद 2 माइनस के सेम चार्ज लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत जो चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तो जो चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। ये याद रखना, हमेशा चार्ज की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में फ्लो होता है, वो प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं चार्ज और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि चार्ज की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है और करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, याद रखना है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन ये धन आवेश उत्पन्न कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि धन आवेश और ऋण आवेश है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे कि 2 न्यूट्रल वस्तु ले लेते हैं।
क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी न्यूट्रल अवस्था में है, क्योंकि प्रत्येक एटम न्यूट्रल अवस्था में, उदासीन अवस्था में रहता है। क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक परमाणु उदासीन अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो जैसे कि कोई भी हम, जैसे कि आपको बता दें कि ये एटम बना रहे हैं, तो उसके न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही किसी भी कक्षा से, एक कक्षा से निकलकर दूसरे एटम में जा सकते हैं, एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में जा सकते हैं, दूसरे से निकलकर इसमें आ सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर होता है, तो प्रोटॉन कहीं नहीं निकलता है ना कहीं जाता है, इसलिए वो स्थिर रहता है। और आपको बता दें कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज -11 और प्रोटॉन भी मतलब प्लस चार्ज कितना होगा 11, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसमें 11 माइनस का चार्ज होगा और +11 दोनों बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो उदासीन न्यूट्रल रहते हैं। अब अगर हम देखें कि दो न्यूट्रल वस्तुएं हमने ली, अगर देखें कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मान लीजिए कि ये सोडियम का ही हमने चित्र, एक डायग्राम बना लिया। अब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचेंगे -10। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो -10, मतलब इधर -10 बचे और 11 तो हैं ही प्लस के, तो प्लस का एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, वो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर +1 चार्ज हो गया। इधर एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, -11 थे तो -12 हो जाएंगे, तो इस -1 आपका चार्ज हो गया। तो मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें पहुंचते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, एक बात और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं जाएगा कि 1.5 चला जाए या 3.5 चला जाए, ऐसा नहीं जाएगा, वो अपनी संख्या के बराबर ही जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, आवेश की मात्रक सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे होता है कि जब प्रत्येक वस्तु न्यूट्रल पोजीशन में होती है तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो आपको बता दें कि आवेश उत्पन्न करने की विधियां 3 हैं। आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले समझेंगे नंबर 1 घर्षण। घर्षण द्वारा, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा का मतलब है घर्षण कराते हैं जब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट जे ले ली हमने न्यूट्रल और एक जे ले ली। अब जब इन दोनों के बीच में हम घर्षण कराएंगे तो क्या होगा? चार्ज उत्पन्न होगा। और चार्ज कैसे उत्पन्न होता है? अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर प्लस चार्ज, और जिसमें पहुंचते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से ही चार्ज उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों वस्तुओं से या तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, या इससे निकलकर इधर आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे कि इससे निकलेंगे? तो आपको बता दें, सबसे पहली चीज, जो आवेश घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो किन 3 चीजों पर निर्भर करता है कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पर नेगेटिव चार्ज होगा। एक तो दोनों जो ऑब्जेक्ट ली हैं
उनकी साइज पर, कि उनकी साइज एक सी होनी चाहिए, साइज कैसी है साइज पर। दूसरी उसके शेप पर, शेप कैसा है, मतलब उसका आकार कैसा है। और उसका तीसरा है मटेरियल, कि उसका वो किस चीज़ की बनी हुई है। साइज, शेप, मटेरियल, मतलब वो इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। साइज, शेप, मटेरियल, मतलब वो किस चीज़ की, किस पदार्थ की बनी हुई हैं वस्तुएं, किस साइज की हैं, किस आकार की हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस वस्तु से किस वस्तु में निकलेंगे। जैसे कि आप मान लेते हैं कि कांच की एक छड़ ली, कांच की एक छड़ ली और इसको हमने रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को, और जब इसको रगड़ा तो कांच की छड़ आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और रेशम नेगेटिव चार्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसकी साइज, शेप, मटेरियल अलग है, इसकी साइज, शेप, मटेरियल अलग है, तो वो इन तीनों चीज़ों पर ही डिपेंड करती है। तो ये पहला था कि घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को रब करते हैं, जैसे कि आपने बचपन में एक खेल खेला होगा कि पटरी ली, स्केल ली, इसको बालों में रगड़ा और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े टेबल पर बिछा देते थे नीचे और उसके बाद पटरी को उसके चारों ओर घुमाते थे। तो क्या होता था, वो कागज इसमें अट्रैक्ट हो जाते थे और इसमें चिपक जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि घर्षण करने से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर पटरी पर आ जाते थे और हमारी जो पटरी होती थी वो नेगेटिव चार्ज हो जाती थी। अब इसी प्रकार दूसरा जो तरीका है चार्ज को उत्पन्न करने का, वो है हमारा चालन द्वारा। कौन सा? चालन द्वारा। इसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लें, ध्यान से समझना। हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ली। न्यूट्रल का मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, तो देखो 4 इसमें आपके पॉजिटिव चार्ज है, 4 हमने माइनस, ठीक है। अब इसके पास में हम अगर कंडक्टर, मतलब इसमें स्पर्श कराना है, हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले गए। कौन सी? चार्ज ऑब्जेक्ट। ये न्यूट्रल है, आपकी न्यूट्रल है, और इसको चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास में ले गए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। तो जब चार्ज को हम इसके पास ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें पहुंच जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाएंगे तो प्रोटॉन जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो तो उतने ही 4 के 4 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो 4 थे, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें पहुंच गए, तो अब ये न्यूट्रल बॉडी नहीं रही है, ये चार्ज बॉडी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस के 3, प्लस के 4 और माइनस के 4, ये तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन कितना चार्ज ज्यादा हो गया है? -3। ये आपको याद रखना है कि यहां पर ये चार्ज हो गई है बॉडी। अब इसके बाद इसी प्रकार से तीसरा मेथड जो आपका है, तीसरा मेथड वो है आपका प्रेरण द्वारा, जो वेरी वेरी मोस्ट है, जो आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रेरण द्वारा हमारा कैसे, इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, इसके द्वारा हम चार्ज को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसी को न्यूट्रल बॉडी को ले लेते हैं। अब जब हमने इस न्यूट्रल बॉडी को लिया, इस न्यूट्रल बॉडी को लिया, तो ये देखिए यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज की एक बॉडी ले गए, चार्ज बॉडी है ये, लेकिन अभी हमने स्पर्श कराया था चालन में, इसमें स्पर्श नहीं कराना है, आपको स्पर्श नहीं कराना है, इसके पास में ले जाना है। तो जब पास में ले जाएंगे तो इसका क्या होगा? पोलाइजन होगा। पोलाइजन का मतलब है कि जो प्लस के जो चार्ज है वो माइनस के चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ पहुंच जाएंगे। ये आपका क्या हुआ? पोलाइजन। अभी आपका चार्ज नहीं हुआ है,
केवल पोलराइजेशन हुआ है, मतलब ध्रुवीकरण, जो आपको संधारित्र वाले लेसन में पढ़ना पड़ेगा। अब लेकिन चार्ज करना है तो कैसे करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा एक और रिएक्शन कर देंगे कि इसमें एक वायर से हम इसको क्या कर देंगे, अर्थ से पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब हमें क्या होगा, पृथ्वी से हमारे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर ऊपर आएंगे और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको निरस्त कर देंगे। अब जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाएगा तो क्या बचेगा इस बॉडी में, केवल नेगेटिव चार्ज। क्या बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज। तो हमारी जो बॉडी कैसी हो गई है, चार्ज हो गई है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार से चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा, मतलब फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब यहां तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। अब चार्ज की क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या विशेषता है, उनके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ही एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो था और अगला वीडियो कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू।